हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं करंट अफेयर्स की विशेष कड़ी में। रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स के अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स के मैगजीन रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से जो प्रत्येक महीने जारी की जाती है, जो आप देख सकते हैं ये इस महीने की नई मैगजीन है। इसी पर हम लोग इसमें दिए गए 30 ऑब्जेक्टिव सेट्स के सेट नंबर 2 पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिकाओं को समझते हुए करंट अफेयर्स पर डिस्कशन शुरू करते हैं। आप अवगत होंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के द्वारा एक वीडियो जारी करके यह सूचना दे दी गई है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा दिसंबर में शुरू हो जाएगी। पहले एनटीपीसी की परीक्षा होगी और उसके ठीक बाद जैसे ही एनटीपीसी की परीक्षा समाप्त होगी उसके पश्चात ग्रुप डी की परीक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। ठीक है, और इन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की अहम भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके अलावे कई अन्य परीक्षाएं भी हैं, जैसे बिहार में कई परीक्षाएं हैं, इन्फोर्समेंट दरोगा की परीक्षा हो, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर इत्यादि की परीक्षा हो, तथा अन्य अलग अलग राज्यों में भी और दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही है। इन तमाम परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिका को देखते हुए हमने यह वीडियो डिस्कशंस की कड़ी को पुनः शुरू किया है और आज हम लोग अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स के पुस्तक रुक्मिणी प्रकाशन के सेट नंबर 2 पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये आपको दिख रहा होगा आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका के आम चुनाव 2020 में किसने सर्वाधिक वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं और 2016 में अंतिम चुनाव हुआ था। तत्पश्चात 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कि जो बाइडेन ने पिछले बार के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करके नए राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड हासिल किया और इन्होंने चूंकि जीत दर्ज की है तो सर्वाधिक वोट भी इन्होंने ही प्राप्त किया है। सर्वाधिक वोट कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जीते तो कई प्रत्याशी, प्रत्येक 4 वर्ष के चुनाव की अवधि में हर बार कोई ना कोई जीता और हर बार कोई ना कोई राष्ट्रपति तो बना, लेकिन जो बाइडेन ने अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया है। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति बने कौन? जो बाइडेन। और इन्होंने कुल मिलाकर 306 सीटों पर चुनाव जीता। कौन? जो बाइडेन। कितने सीटों पर? 306 सीटों पर चुनाव जीता, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 232 सीटों पर जीत हासिल की। ठीक है, जो बाइडेन के बारे में याद रखिएगा कि ये अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हैं, यानी सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? जो बाइडेन। जो बाइडेन क्या बने हैं? अमेरिका के सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। कमला हैरिस के बारे में याद रखिएगा, ये भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। क्या हुई हैं? राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। कौन? कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के बारे में याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, जबकि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। जो बाइडेन किस पार्टी के नेता हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। और बराक ओबामा जो 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2008 से 12 और 12 से 16 की अवधि में, यह भी एक डेमोक्रेटिक लीडर थे। और आप इस बात से अवगत होंगे कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। इसलिए बराक ओबामा 2 टर्म राष्ट्रपति रहने के पश्चात राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़े थे, क्योंकि उनके लड़ने का
कोई प्रावधान अमेरिकी संविधान में नहीं था, क्योंकि वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2021 को शपथ ग्रहण लेंगे। किस तारीख को? 20 जनवरी 2021 को, यानी अगले वर्ष। अगला वर्ष हमारा जल्द ही आने वाला है 2020, जो आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी तकलीफ दे रहा है। इस वर्ष की विदाई को हम लोग जल्द ही आयोजित करेंगे और नए वर्ष का खूब हर्षोल्लास के साथ स्वागत करेंगे। तो इस नए वर्ष में ही जो बाइडेन क्या करेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, जो बाइडेन का पूरा नाम याद रखिएगा, जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर। जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मत किसने हासिल किया? याद रखिएगा, जो बाइडेन ने 306 सीटों पर इन्होंने चुनाव जीता और सबसे अधिक मत हासिल किया डोनाल्ड ट्रंप ने मात्र 232 सीटों पर जीत हासिल की। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच, आप जानते हैं किसी भी क्रिकेट टीम में बल्लेबाजी कोच, फील्डिंग कोच, मुख्य कोच इत्यादि, गेंदबाजी कोच इत्यादि कई प्रकार के कोच होते हैं जो कि खिलाड़ियों को उस क्षेत्र में क्या करते हैं? प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, उनको गाइडलाइंस देने का काम करते हैं। तो उसी तरह बल्लेबाजी कोच के तौर पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है ल्यूक रॉन्की को। किनको? ल्यूक रॉन्की को। और ल्यूक रॉन्की के बारे में याद रखिएगा कि ये न्यूजीलैंड के ही क्रिकेटर हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में 2 देशों से क्रिकेट खेला। पहला, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कुछ मैचेस खेले थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ मैचेस खेले थे। तत्पश्चात ये ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके फिर न्यूजीलैंड से भी क्रिकेट खेले थे। यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों से खेलने वाले खिलाड़ी ल्यूक रॉन्की, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों के लिए खेले, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ मैच ही खेले, तत्पश्चात बाद में ये न्यूजीलैंड के लिए पूरा जीवन क्रिकेट खेलते रहे जब तक इन्होंने क्रिकेट खेला, और अब बल्लेबाजी कोच के रूप में न्यूजीलैंड क्रिकेट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं। कॉलिन मुनरो भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ही खिलाड़ी हैं और मिशेल सेंटनर भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ही खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में याद रखिएगा कि केन विलियमसन। कौन? केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और केन विलियमसन IPL इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान के रूप में खेल रहे थे। ठीक है, 2020 के IPL में। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? ठीक है, पर्यटन संजीवनी योजना है क्या? सबसे पहले इस चीज को समझिएगा। तो पर्यटन संजीवनी योजना कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में उद्यमियों को, पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु, कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में उद्यमियों को, पर्यटन उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए अनुदान सहित ऋण देने के लिए यह योजना चलाई गई। और इस योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण, 20 लाख तक का अनुदान ऋण, 20 लाख तक का अनुदान ऋण दिया जाएगा पर्यटन उद्यमियों को, जो क्या करेंगे? पर्यटन उद्यम को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, उसे पुनः बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 के दौरान हुई क्षति को पूरा करते हुए उसे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों को अनुदान सहित यानी सब्सिडी के साथ 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यानी इसमें भारत सरकार उसे, असम राज्य की सरकार ने इसे चूंकि शुरू किया है, तो असम की सरकार उसे इस लोन पर क्या करेगी? एक भारी छूट प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए, तो
ये किसने शुरू किया है? असम की राज्य सरकार ने शुरू किया है, पर्यटन संजीवनी योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? ठीक है, जल कल योजना शुरू की है। जल कल योजना मतलब किसानों की सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को अच्छी सिंचाई मिले तो उसके अच्छे फसल का उत्पादन हो, इस दृष्टिकोण से जल कल योजना की शुरुआत की गई है। वह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है और इसमें जो लघु और सीमांत किसान जो दिए गए हैं, कैटेगरी दिए गए हैं, इसमें याद रखिएगा कि सीमांत किसान वे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है या 1 हेक्टेयर तक होती है। 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को क्या कहते हैं? हम सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर तक वाले किसान को हम क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। और 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम यानी 1 से 2 हेक्टेयर तक हम कह सकते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर कृषि जोत वाले किसानों को हम लघु किसान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? 1 से 2 हेक्टेयर कृषि जोत वाले किसानों को हम लघु किसान कहते हैं। और ऐसे ही किसानों के लिए क्या शुरू किया गया है? जल कल योजना आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस बात को थोड़ा और आगे लेकर चलें तो याद रखिएगा कि 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक कृषि जोत भूमि वाले किसान को हम अर्ध मध्यम जोत वाले किसान या अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। कितना से कितना? 2 से 4 हेक्टेयर कृषि जोत भूमि वाले किसानों को हम अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। आपको एक सूचना दे दूं कि इस करंट अफेयर्स का डिस्कशन जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस डिस्कशन का पीडीएफ, इन प्रश्नों के पीडीएफ फाइल के लिए आप रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और रुक्मिणी प्रकाशन लाइव पर, रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर आप इस वक्त हमें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां आपको पीडीएफ और उसका आंसर भी मिल जाया करेगा। चूंकि बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि सर पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ के समाधान के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यह अर्ध मध्यम किसान हो गया। और 10 हेक्टेयर तक, 4 से 10 यानी 4 से अधिक और 10 हेक्टेयर तक, 10 हेक्टेयर कृषि जोत भूमि वाले किसानों को हम वृहद किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहद किसान कहते हैं। ठीक है, तो ये किसानों के प्रकार का कैटेगराइजेशन है जिसमें कृषि जोत के भूमि कितनी उसके पास है इसके आधार पर किसानों का प्रकार बांटा जाता है किसानों को। तो ये आपके टाइप हैं। और ये जल कल योजना किसके लिए शुरू किया गया है? तो सीमांत और लघु किसानों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सैयदा अनवरा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य में भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री रही थी? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री तो वो थी सुचेता कृपलानी, लेकिन पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बोला जाए भारत के किसी भी राज्य में तो वह कौन थी? सैयदा अनवरा तैमूर। क्या थी? सैयदा अनवरा तैमूर। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजनेता थी और ये असम में मुख्यमंत्री रही थी। ये असम की एकमात्र और पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही थी। कहाँ की? ध्यान से सुनिएगा, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। आज तक इनके अलावा असम में कोई दूसरा महिला मुख्यमंत्री नहीं हो सका है, जबकि मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ये पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी।
ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी भारत के किसी भी राज्यों में, ठीक है। तो ये किस राज्य में थी? असम में थी, और असम की एकमात्र और पहली महिला मुख्यमंत्री भी यही थी। जबकि भारत के किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बोला जाए तो सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश में। और सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया, और सैयदा अनवरा तैमूर का निधन 28 सितंबर 2020 को हुआ है। निधन इनका कब हुआ है? 28 सितंबर 2020 को हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की नेता थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? FTII का, ठीक है, FTII फिल्म टेलीविजन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं नियुक्ति से संबंधित। तो याद रखिएगा शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा अनुपम खेर भी पूर्व में, इनसे पूर्व नहीं बल्कि 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी इस पद पर, और यह भी अनुपम खेर भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसके अलावा देखिएगा परेश रावल वर्तमान में NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के अध्यक्ष हैं। कौन? परेश रावल, ठीक है। और शेखर सुमन एक अभिनेता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। अब याद रखिएगा FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1960 ईस्वी में पुणे में हुई थी। 1960 पुणे, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा अगला। क्वेश्चन नंबर 7 है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा निम्न में से कहां स्थापित नहीं किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम NIA कहते हैं। क्या कहते हैं? NIA भी कहते हैं। इसने हाल ही में 3 शहरों में अपनी शाखाएं स्थापित की है, और इन 3 शहरों में से कौन से शहर में नहीं किया गया है ये आपको बतलाना है विकल्प के आधार पर। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसकी स्थापना 2008 में नई दिल्ली में की गई थी। NIA की स्थापना 2008 ईस्वी में 31 दिसंबर तिथि था। क्या था? 31 दिसंबर 2008 को नई दिल्ली में स्थापना किया गया था। इसके अलावा कई शहरों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की जा चुकी थी पूर्व में भी, लेकिन 2020 में आपके रांची, चेन्नई और इम्फाल, ठीक है, रांची झारखंड में, चेन्नई तमिलनाडु में और इम्फाल मणिपुर में, इन 3 स्थानों पर भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखाएं स्थापित की गई। तो कहां नहीं की गई? आंसर हो जाएगा कोयंबटूर में। कोयंबटूर में इसकी शाखा स्थापित नहीं की गई है। और याद रखिएगा कि NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कार्य क्या है? तो यह आतंकवाद से लड़ने हेतु मुख्यतः कार्यरत है। आतंकवाद से लड़ने हेतु यह मुख्य तौर पर एक सक्रिय संस्था के रूप में कार्यरत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? ठीक है, तो सबसे पहले जानिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 ईस्वी में, कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय यूके यानी ब्रिटेन के लंदन में है। स्थापना 1961 में, मुख्यालय लंदन, यूके में है लंदन, ठीक है, यानी ब्रिटेन कह सकते हैं हम। तो लंदन में इसका मुख्यालय है, और कुमी नायडू इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है?
कुमी नायडू, ये भी याद रखिएगा, कुमी नायडू इसके अध्यक्ष हैं। किसके? एमनेस्टी इंटरनेशनल के। जैसा कि क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो पा रहा है कि यह एक मानवाधिकार संस्था थी जो कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में कार्यरत थी और हैं भी कई जगह, परंतु इनका आरोप यह है, और इन्होंने कामकाज रोका कहाँ है? तो कामकाज इन्होंने भारत में रोका है। और 10 सितंबर 2020 से इस संस्था ने भारत में काम करना बंद कर दिया है। इनका आरोप भारत सरकार पर यह रहा कि भारत सरकार ने उनके कई अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, इसीलिए उनको अपने कई कर्मचारियों को, अपने कई कार्यकर्ताओं को काम पर से निकालना पड़ा। और इसी आरोप में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने कामकाज को क्या कर दिया? बंद कर दिया है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? ठीक है, संचारी रोग यानी गैर संचारी रोग यानी वैसे रोग जो कि संक्रामक नहीं होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य जो है यूएन का, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत के केरल राज्य को, किसको? भारत के केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य को? केरल राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि यह पुरस्कार इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स, इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स के द्वारा जारी किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण, ठीक है, ये क्या है? एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकरण है, एक संस्था। इसका काम क्या होता है? तो भूमि विवादों के त्वरित निर्णय हेतु, न्याय की प्रक्रिया के तहत भूमि विवादों के त्वरित निर्णय हेतु ही काम करने वाली संस्था है बिहार में, जिसको हम कहते हैं बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण। और इसके चेयरमैन के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है जस्टिस संजय प्रिया को। किनको नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजय प्रिया को। ये क्या है? एक न्यायाधीश रह चुके। ठीक है, तो जस्टिस संजय प्रिया को बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा विकल्प में आपका आर के महाजन है। आर के महाजन को बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? आर के महाजन को। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसको? आर के महाजन को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? ठीक है, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करने के कारण, यूजीसी के शर्तों का पालन नहीं कर पाने के कारण देश भर के 24 विश्वविद्यालयों का, कितना का? देश भर के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। और इन 24 विश्वविद्यालयों के द्वारा जारी किए गए अब डिग्री जो भी होंगे उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी, और अब ना ये किसी को डिग्री दे पाएंगे और ना ही अपने विश्वविद्यालय की प्रक्रिया को, जो ये इनका कार्य कामकाज था, उसे संचालित कर पाएंगे। यानी ये पूरी तरह से फर्जी घोषित किए गए हैं और इन्हें बंद कर दिया जाएगा अगर ये अपने शर्तों में सुधार करके दोबारा
यूजीसी से मान्यता के लिए अप्लाई नहीं करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो इन सूची में 24 यूनिवर्सिटी की सूची में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो मिला है वह यूपी में 8 यूनिवर्सिटियों को बंद किया गया। यूपी में 8 यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में 7 यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है फर्जी यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर, फर्जी यूनिवर्सिटी का करके। इसके अलावा अन्य कई राज्यों में जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी 2-2 यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है कि वह यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा कहां बंद किया गया या सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी कहां था जिसे यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है? तो याद रखिएगा कहां, यूपी में 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आमू दरिया नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किन किन देश के मध्य समझौता हुआ है? आमू दरिया नदी के बारे में आप जानते होंगे कि आमू दरिया नदी कहाँ स्थित है? तो आमू दरिया नदी मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थित है। मध्य एशिया मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इत्यादि जो सभी देश हैं, उन देशों का जो भौगोलिक क्षेत्र है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? उस एरिया को ही हम कहते हैं मध्य एशिया। तो इसी क्षेत्र में आपका आमू दरिया नदी स्थित है और आमू दरिया नदी की लंबाई लगभग 2540 किलोमीटर है। 2540 किलोमीटर है और यह मध्य एशिया के सबसे लंबी नदियों में से के रूप में गिना जाता है। ठीक है, आमू दरिया नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 2540 किलोमीटर, इसको मध्य एशिया क्षेत्र के लंबी नदियों के रूप में, सबसे लंबी नदियों के रूप में गिना जाता है। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा कि यह समझौता जो हुआ है किन किन देशों के मध्य इसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु समझौता हुआ है? तो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच समझौता हुआ है। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच समझौता हुआ है। इसमें ताजिकिस्तान इस नदी के, आमू दरिया नदी के 72.8% जल का उपयोग करता है। ताजिकिस्तान कितने जल का? 72.8% जल का उपयोग करता है, जबकि अफगानिस्तान 14.6% जल का, अफगानिस्तान 14.6% जल का उपयोग करता है। ठीक है, तो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आमू दरिया नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु समझौता हुआ है। ताजिकिस्तान की राजधानी के बारे में याद रखिएगा, तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, तो ये आमू दरिया नदी के बारे में हमने आपको बतलाया और ये समझौता 5 वर्ष के लिए हुआ है। ये समझौता कितने वर्ष के लिए हुआ है? 5 वर्ष के लिए हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला जिसे यह पुरस्कार अक्टूबर 2020 में प्राप्त हुआ। ठीक है, युद्ध सेवा मेडल यानी जब भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उस दौरान आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, विंग कमांडर अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन के साथ यह भी शामिल थी, इनका नाम था मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल भी इसमें शामिल थी और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था इन्होंने। F-16 लड़ाकू विमान को क्या किया था इन्होंने? मार गिराया था। इसीलिए इनको इनके इस बहादुरी हेतु युद्ध सेवा मेडल दिया गया और युद्ध सेवा मेडल पाने वाली ये पहली महिला बनी है। क्या बनी है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। कौन? आपकी मिंटी अग्रवाल। ठीक है, हमने कल भी इस पर थोड़ा सा आपको बतलाया था, चूंकि ये विकल्प में था तो मिंटी अग्रवाल के बारे में हमने कल भी आपको बतलाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तिथि से शुरू की जाएगी? ठीक है, ढाका कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल में। सिलीगुड़ी कहाँ है? तो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। और सिलीगुड़ी कहाँ है? भारत के पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। अब इन दोनों स्थानों के बीच गाड़ियों की शुरुआत कब से की जाएगी? तो यह 26 मार्च
2021 से की जाएगी। कब से की जाएगी? 26 मार्च 2021 से की जाएगी। और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजन, कौन, क्या बोले हमने नाम? हमने बोला बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजन ने इस बात की घोषणा की कि बांग्लादेश के ढाका से आपके पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। कब से? 26 मार्च 2021 से। बांग्लादेश के बारे में याद रखिएगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। उसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। कौन है? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। फोर्ब्स के सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प में जो भी विकल्प हैं वो सारे के सारे नाम क्या हैं? भारतीय हैं। रवि संथानम भारतीय, नरेंद्र दाभोलकर भारतीय, किशोरी वर्मा भारतीय और आर कृष्णमूर्ति भी भारतीय है। इसीलिए यह जो प्रश्न पूछा गया है आपको भारत के सेंस में पूछा गया है। कभी कभी कुछ चीजें होती है कि नहीं दिखती है परंतु दिख जाती है। ठीक वही यहाँ भी है कि फोर्ब्स के सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह भारत के सेंस में यहाँ पूछा जा रहा है। तो भारतीय सेंस में याद रखिएगा, भारत के सबसे प्रभावशाली CMO जो हुए यह रवि संथानम है। कौन है? रवि संथानम है। और ये HDFC बैंक के CMO हैं। HDFC बैंक के CMO हैं, यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, हिंदी में बोलें तो मुख्य विपणन अधिकारी हैं। किस बैंक के? HDFC बैंक के। कुल मिलाकर के जो सूची जारी की गई उस सूची में इनका स्थान 50वां था। विश्व स्तर पर इनका स्थान 39 यानी 39वां था। विश्व स्तर पर इनका क्या स्थान था? 39वां स्थान था। ठीक है, और इसमें जो टॉप यानी फर्स्ट स्थान जिसने प्राप्त किया वह एप्पल कंपनी। एप्पल आप सुनते होंगे, मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह ढेर सारी चीजें उसकी आती है। तो एप्पल के ही, एप्पल आप नाम सुने होंगे, एप्पल के वीपी फिल अस्कीलर को मिला। पहला स्थान किसे मिला? वीपी फिल अस्कीलर। एप्पल के CMO वीपी फिल अस्कीलर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें रवि संथानम का स्थान क्या था पूरी दुनिया में? 39वां। और भारत में क्या रहे? सबसे प्रभावशाली यानी कि पहले स्थान पर, भारत में पहले स्थान पर रहने वाले ये मुख्य विपणन अधिकारी थे। और टॉप 50 में, इस सूची में टॉप 50 में ये एकलौते भारतीय थे। टॉप 50 में ये एकमात्र भारतीय थे। कौन? रवि संथानम। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, स्वच्छ भारत रिपोर्ट और स्वच्छ भारत पुरस्कार दोनों दो चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ भारत पुरस्कार सामुदायिक शौचालय श्रेणी में सबसे पहला स्थान जो प्राप्त हुआ वह गुजरात में हुआ। यहाँ एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहले स्थान पर रहा कौन सा राज्य? गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहले स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा? गुजरात। उसके अलावा जिलों में बात करें तो तिरुनेलवेली जिला सबसे प्रथम स्थान पर रहा। जिलों में बात करें तो तिरुनेलवेली जिला ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिला जिलों के मामले में टॉप स्थान पर रहा। और स्वच्छ भारत रिपोर्ट की बात करें तो स्वच्छ भारत रिपोर्ट 2020 में इंदौर लगातार चौथे वर्ष सबसे साफ सुथरा शहर रहा।
जबकि 10 लाख से अधिक शहरों के बारे में बात करें तो 10 लाख से अधिक शहरों की सूची में पटना सबसे गंदा शहर रहा और बिहार का गया 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में यानी छोटे शहरों की सूची में सबसे गंदा शहर रहा। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर तो इंदौर लगातार चौथे वर्ष रहा और दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, असमानता घटाने की बात क्या होती है? धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो, लिंग के नाम पर हो या किसी अन्य आधार पर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कम या ज्यादा आंकना ही क्या है? असमानता है। ठीक है, तो धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तुलना में नीचा दिखाया जाए या कमतर आंका जाए या उसके साथ कुछ हीन भावना की जाए तो ये असमानता होती है, यानी समानता का भाव नहीं होना असमानता है। और असमानता को घटाने की प्रतिबद्धता जो है अलग अलग देशों में, इस प्रतिबद्धता पर हम बात करें तो इसमें भारत का रैंक पूछा जा रहा है। तो इसमें भारत का रैंक याद रखिएगा कि 129वां था और यह जो सूचकांक जारी किया गया इसका ये तीसरा संस्करण था। इस सूचकांक का ये इस वर्ष में तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन यानी संस्करण, तीसरा संस्करण था। कौन? असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। इसमें कुल देशों की बात की जाए तो इसमें कुल 158 देश शामिल थे और 158 देशों की सूची में ही भारत को क्या मिला? 129वां स्थान मिला। शीर्ष देश की बात करें यानी फर्स्ट देश की बात करें तो इसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस नॉर्वे का रहा, यानी नॉर्वे ने असमानता घटाने की प्रतिबद्धता में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया और सबसे शीर्ष देश रहा किसमें? असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि यह सूचकांक जो जारी किया जाता है वह ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कार्लटन चैपमन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, कार्लटन चैपमन का नाम आपने सुना होगा, ये खेल से संबंधित थे। किस क्षेत्र से? खेल से संबंधित थे। लेकिन भैया मेरे बताइए कि खेल में वो किस खेल से संबंधित है? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्लटन चैपमन का हाल ही में निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा कि ये फुटबॉलर थे। किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से थे, इसलिए इनको क्या कहेंगे कि ये फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर थे। और 1997 में भारत ने इनकी कप्तानी में सैफ कप भी जीता था। 1997 में इन्हीं की कप्तानी में, कार्लटन चैपमन की कप्तानी में भारत ने कौन सा कप जीता था? सैफ कप भी जीता था। इन्हीं के कप्तानी में भारत ने 1997 में सैफ कप जीता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास 2020 में 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण इसका 3 से 6 नवंबर और इसका दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर। दूसरा चरण कब से कब तक? 17 से 20 नवंबर तक। ठीक है, ये 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण बंगाल की खाड़ी में, पहला चरण बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और दूसरा चरण कहां हुआ? दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। और इसमें शामिल देश जो थे
इसमें भारत तो शामिल हुआ ही, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, अमेरिका शामिल हुआ और एक और देश जोड़ लीजिए, जापान भी शामिल हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास 2020 कितने चरणों में? 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण कौन की स्थिति में? 3 से 6 नवंबर। कहाँ आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा कब से कब तक? दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर। कहाँ आयोजित हुआ? अरब सागर में। और इसमें कुल कितने देश आयोजित हुए तो शामिल हुए? तो 4 देश शामिल हुए। पहला शामिल हुआ भारत तो हुआ ही हुआ, अमेरिका हुआ, जापान एक हुआ और एक ऑस्ट्रेलिया हुआ। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो कौन नहीं हुआ? रूस शामिल नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य, यह थीम वाक्य 2020 में किस दिवस का है? ठीक है, आप जानते हैं कई तिथियों में दिवस मनाए जाते हैं, किसी खास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी खास दिशा में किसी खास कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तिथियों में कई प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं और उन दिवस के कुछ न कुछ एक वर्ष के थीम होते हैं, विषय होते हैं। तो इसी कारणवश यह भी किसी न किसी दिवस का क्या है? थीम है। क्या है? हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य। यह थीम किसका है? तो याद रखिएगा बालिका दिवस का है। किसका है? बालिका दिवस का है। और बालिका दिवस के बारे में याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द जोड़ देना उचित होगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपका है विकलांग दिवस। तो विकलांग दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय जोड़ देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। मजदूर दिवस आप जानते हैं 1 मई को। और महिला दिवस, हाल ही में ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में भी पूछा गया था। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो महिला दिवस पूछा गया था। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य। यानी बालिका दिवस है तो चूंकि बालक और बालिका यानी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव ना हो, इसलिए क्या कहा गया? हमारा आवाज और हमारा समान भविष्य। यानी हर व्यक्ति की तरह, हर लोगों की तरह हमारा भी समान भविष्य हो, कि हमारे साथ भेदभाव ना हो। यह दिवस है, यह थीम है किसकी? बालिका दिवस की। बालिका दिवस की स्थिति को 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स के रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक के ऑब्जेक्टिव्स के सेट नंबर 2 पर हम डिस्कशन कर रहे थे। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स रुक्मिणी प्रकाशन की हर महीने आने वाली एक पुस्तक है, जो कि एक वार्षिकांक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होती है। और इसमें कुल मिलाकर के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो जनवरी से नवंबर तक शामिल है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जनवरी से नवंबर तक के करंट अफेयर्स इसमें ऑब्जेक्टिव्स के रूप में शामिल हैं। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो भी इसमें करंट है वह भी आपके जनवरी से नवंबर तक हैं, और वन लाइनर भी जनवरी से नवंबर तक हैं। ठीक है, तो आपके वार्षिक अंक के लिए हर महीने नए अपडेट के साथ आने वाली यह इकलौती पुस्तक है। और साथ ही साथ इसमें प्रति महीने आपको 600 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे, हर सेट के नीचे OMR सेक्शन भी दिया गया है। आप देख सकते हैं हर सेट के नीचे आपको क्या है? OMR सेक्शन दिया हुआ है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? मजे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे पीछे दिए गए आंसर के साथ मिला करके यह तय कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो सेट नंबर 2 पर, ऑब्जेक्टिव के सेट 2 पर हम आज आपके समक्ष चर्चा कर रहे थे, और उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा। आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आप उस पर फतह पाने में शामिल होंगे, आप उस पर विजय हासिल करने में शामिल होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहां आपको इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन का PDF मिल जाएगा, और आप वहां से उस PDF को पढ़ करके और अपने रिवीजन को नए अंदाज से, नए तरीके से अपनी तैयारी को पुष्ट और मजबूत कर सकते हैं। तो कल पुनः आपसे सेट नंबर 3 के वीडियो डिस्कशन में मिलेंगे, इसी वादे, विश्वास और उम्मीद के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।